सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी जो मेरे पास जो पीडीएफ जो सेंड किया है क्वेश्चन समीर ने, वो सेट ए का क्वेश्चन है। तो सेट ए के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स। हम लोगों ने कल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन थे कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैन मेड होता है, कौन सा ऐसा है जो मैन मेड नहीं होता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा हुआ था और मैंने आपको बोला भी था कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, पढ़ के जाना करके। ठीक है, तो कौन सा इसमें से मैन मेड सोर्स है? पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, मशीन, लैंड। तो मशीन जो है इसको हमने क्या क्या है बनाए हैं। ज़मीन तो नेचर ने बनाया है, फॉरेस्ट भी नेचर ने बनाया है, पेट्रोलियम जो है उसको भी हमने नहीं बनाए हैं। ठीक है, भले हम उसका यूज़ करते हैं पेट्रोलियम को, लेकिन बनाया हमने नहीं है। तो इसका आंसर होगा मशीन। योर वेल्थ इज़ सिक्योर्ड इन बैंक। आपका जो भी पैसा होता है आप सिक्योरिटी के लिए ही तो यूज़ करते हो ना बैंक में, तो इसका आंसर होगा बैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एफसीआई परचेसेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी भी बोलते हैं। मैंने कई बार पूछा भी है आपको कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया भी था, तो उसका आंसर यही होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो हिटलर जो है क्या क्या था, नाजिम पार्टी बनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नाजिज्म, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन। अब देखो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का जो सोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो पूरे सिटीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑन जुडिशियस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग करना है यहाँ पर आपको। फैक्ट्री बिल्डिंग, हमें फैक्ट्री का बिल्डिंग कहाँ, जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे बनाना चाहिए? तो बैरन लैंड पर बनाना चाहिए। जार्स अनाउंसमेंट, जार ने क्या अनाउंसमेंट किया था? फॉर्मर्स स्लेवरी एंड, जो वहाँ पे रशिया में जो फार्मर्स जो स्लेवरी वाला सिस्टम था उसको एंड किया था। एटम बम, मैंने आपको बोला भी था एटम बम के बारे में पढ़ के जाना है, 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, फीचर ऑफ बजट, डिटेल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अफेक्ट्स लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को अफेक्ट कौन करता है? टेलीविज़न। अब देखो फीचर्स ऑफ बजट, ये कल मैंने एमसीक्यू में भी आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिटेल होता है वो किस में होता है? बजट में होता है। उसी को इसने मैचिंग बनाकर आपको दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, डैश इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फ्यूचर। अब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकते हैं, तो इस तरीके का सोलर भी आ सकता है। तो आप जो भी लिखे होगे इसमें से वो सही होगा आपका। द मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कॉर्पोरेट टैक्स, जो जीएसटी वगैरह जो टैक्स वगैरह होता है ना उससे आता है रेवेन्यू। डैश बैंक इज कॉल्ड द बैंकर्स बैंक, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई जो होता है, उसको बैंक्स ऑफ बैंक बोला जाता है। कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम इज हनोई। ठीक है, कलर प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड आफ्टर 1970s, या मोर प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो 1977 के बाद बना था। ठीक है, अब 2 मार्क्स से क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो पूरे किसी कंट्री के अंदर में जितना भी पैसा आया, जो जीडीपी को अगर डिफाइन करना है तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में जो फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो प्राइस होती है, फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस की जो फाइनल वैल्यू होती है उसको जीडीपी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर में जितना भी सामान बनता है, जितना भी सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज भी आती हैं, जैसे सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसका जो फाइनल जो वैल्यू होता है उसी को जीडीपी बोलते हैं, टोटल जितना भी फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद है राइट टू रिजल्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। कल के एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था। अब यहाँ पे पूछ दिया कि 2 रिजल्ट बताओ रशियन रेवोल्यूशन के क्या हुआ था करके। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ये मैंने आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट सीरीज जब अनाउंस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि नेशनलिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म, वहाँ पर वर्ड यूज हुआ था अल्ट्रा नेशनलिज्म, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो अगर आपने दोनों के डिफरेंस 2-2 पॉइंट लिख दिए होंगे तो आपको 2 नंबर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड प्रोडक्ट टैक्स। आपको एक बार इनकम टैक्स के बारे में बताना था, एक बार प्रोडक्ट टैक्स के बारे में बताता था कि इनकम टैक्स जो लगता है किसी पर्सन के इनकम पर लगता है, जबकि प्रोडक्ट टैक्स जो लगता है किसी प्रोडक्ट के बाहर बिकने जाने पर लगता है। ठीक है, व्हाट डज द कोल्ड वॉर मीन। ये कल के भी क्वेश्चन मैंने बार बार बोला था कि कोल्ड वॉर क्या था। ठीक है, कल के एमसीक्यू में भी था ये। तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या है आपको लिखना था। अब 3 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये 1+1+1 है, मतलब आपको इसमें 3 पॉइंट लिखने थे क्वेश्चन नंबर 7 में।
राइट 3 स्पेशल फीचर्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो आपको याद होगा कि 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, और मैंने जब सोशल के वीडियोस बनाए थे, आपको अपलोड किया था, उसमें बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से बताया था कि पहले जनरल इलेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम थे, सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी। अगला है, इज इनविजिबल हंगर ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गिव योर ओपिनियन। तो बिल्कुल जो हंगर है वो डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, आपको अपना ओपिनियन देना है, तो आपको इसमें पॉजिटिव बातें लिखनी है कि यस हंगर इज़ द मेन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिन में 3 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, तो इस तरीके का आपको थोड़ा सा पॉइंट इसको एक्सप्लेन करके 7-8 लाइन में इसको लिखना था। ठीक है, अगला है, अब ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 9 में 1+1+1 है, मतलब आपको 3 लाइन लिखनी है। ठीक है, पहला है 3 पॉइंट्स लिखना है बेसिकली। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के 3 पॉजिटिव चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। अगला है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ वर्कर्स। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बोला था कि आप इसको पढ़ के जाइएगा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुए थे, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, और देखो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 4 मार्क्स से क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो 1+1+1 है, मतलब एक एक पॉइंट, आप 4 पॉइंट लिखने हैं इसमें। राइट 4 रीजन फॉर द राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली। इटली में आपको याद होगा मुसोलिनी था, और जर्मनी में कौन था, हिटलर था। ठीक है, तो यहाँ पर मुसोलिनी के जो है राइज होने के रीज़न क्या थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज थी। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। हिटलर का फॉरेन पॉलिसी क्या था, इसको आपको पैराग्राफ के टर्म्स में जो है आपको लिखना था। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज फैटल फॉर सोसाइटी, हाउ एक्सप्लेन। आपको बताना था कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो एक पॉइंट आप वहाँ पर मेंशन कर सकते थे अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते थे कि एज पर पॉपुलेशन इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये हो सकता था। लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा रिसोर्सेज की कमी होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको इसको पैराग्राफ के, मतलब पैराग्राफ को नहीं तो 4 मेजर पॉइंट, और उसको फिर थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना था। ठीक है, आगे है, व्हाट आर द फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सेंसस, एक्सप्लेन। ये भी मैंने आपको बताया था कि सेंसस के क्या इंपॉर्टेंस होता है, सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और आया है क्वेश्चन, देखो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन एनी 4 रीजंस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1+1+1 है, मतलब आपको 2-2 लाइन करके 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजन क्या थे। अगला है, व्हाट वर द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल करके जाना है, करके जाना है, करके जाना है। ठीक है, आ गया देखो, व्हाट आर द डिफरेंस मेथड अडॉप्टेड फॉर द लैंड मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। लैंड को मैनेज करने के लिए आपको 4 मेजर चीज़ें जो है क्या करनी है, बतानी है। 4 मतलब 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और उस पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है सम नेम्स आर गिवन इन द टेबल, हाउ डू दे यूज सॉइल, फिल इन द ब्लैंक। जो पॉटर होता है पॉटर मेकर बनाने के लिए यूज़ करता है, जो फार्मर्स होता है एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ होता है, स्कल्पलर जो होता है मूर्ति बनाने के लिए यूज़ करता है, वुमेन ऑफ विलेज जो होते हैं मिट्टी के जो है घरों में जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए यूज़ करते थे। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें 4 में से 4 आपको मिलना चाहिए, कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, 5 मार्क्स का है। अब इसमें देखो 1+1+1+1+1 है, मतलब आपको 5 मेजर पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पर, और ऐसा नहीं कि एक एक लाइन में लिख दी, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करना था यहाँ पे। कंपेयर रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। या तो आप इसको डिफरेंस जैसा लिख सकते हो कि एक साइड रूरल सेटलमेंट करके लिख सकते थे, एक बार जो है अपोजिट साइड में अर्बन सेटलमेंट करके 2 पार्ट में कॉपी में डिवाइड करके भी लिख सकते थे, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, राइट ब्रीफली द रीज़न फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें आपको प्रॉब्लम बताना है कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इतनी कम क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हमारे यहाँ जो है हाई ईल्ड वैरायटी के जो है सीड्स नहीं है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, फार्मर जो है वो सॉइल की टेस्टिंग वगैरह नहीं कराते हैं, एक ही क्रॉप को बार बार यूज़ करते रहते हैं, इसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होते जा रही है। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने थे। अगला है,
एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एक्सप्लेन इन एनी 5 पॉइंट्स। अब पूरे इंडिया का जो इकोनॉमी है एक टाइम पे ऐसा था कि ऑलमोस्ट मोर देन 70% लोग जो होते थे इंडिया के वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। आज तो इनका परसेंटेज थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी इंडिया का अगर मेन बोला जाए कि मेन इनकम जो होता है कहाँ से होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है वो फार्मिंग से ही करते हैं। तो फार्मिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसका आपको 5 मेजर पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करना था इसको। अब आते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको कम से कम इसमें 2 पेज तो मेरे ख्याल से लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपको 6 नंबर मिलेगा। डिस्क्राइब द वर्क्स एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का पावर क्या है और इसके फंक्शन क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब जो है करना है। ठीक है, तो लिख लिया हो गया आई होप। अगला है डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स होते हैं। तो ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आप फ्लो चार्ट अगर बनाए होंगे तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसके साथ इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो कम से कम 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट बनाना चाहिए था। अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने फ्लो चार्ट के साथ सॉल्व किया है या बिना फ्लो चार्ट के साथ सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द 6 पॉइंट ऑफ वोटिंग प्रोसेस। अब देखो वोटिंग से क्वेश्चन इतना ज़्यादा क्यों आया है, क्योंकि देखो एक 3 नंबर का क्वेश्चन और ऑलरेडी दिया हुआ है कि बताओ भाई कि 3 पहले जनरल इलेक्शन के जो है 3 इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, और फिर से 6 नंबर का क्वेश्चन इलेक्शन पर ही आपको दे दिया, मतलब 9-10 नंबर का क्वेश्चन। इसका रीज़न क्या है, अभी 23 में जो है इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी होने वाले हैं और इंडिया में भी होने वाला है 24 के स्टार्टिंग में, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है मैंशनड है यहाँ पर। तो आई होप आपने इसको टैकल कर लिया होगा। उसके बाद है अगला लास्ट क्वेश्चन है वाई सम वोटर्स डू नॉट फॉर गो फॉर वोटिंग एक्सप्लेन। अब देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं वोटिंग करने नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं। एक तो पहला रीज़न तो ये बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जॉब के कारण जो है दूर रहते हैं और वोटिंग करने के लिए आते नहीं हैं। दूसरा, लोग जागरूक नहीं हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 6 पॉइंट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ था। तो आई होप आपने इसको भी जो है अच्छे से टैकल कर लिया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम जो है कैसा गया। ठीक है, अगर आपको दूसरे सेट और तीसरे सेट के भी MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स और 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो मैं जो नंबर शेयर किया हूँ उस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन पेपर PDF बनाकर सेंड कर दीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा।